हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2015 का जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में अगर बात करते हैं हम 2015 वाले पेपर में, तो टोटल 125 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन से पूछे गए थे। बाकी एक क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से पूछे गए। तो हम इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हमारे टेक्निकल पोर्शन से पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूपी ट्रिपल एसएससी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2015 के पेपर का सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज नो वाइंडिंग ऑन इट्स रोटर। तो यहाँ पे हमारे जो किस प्रकार की मोटर होती है जिसमें रोटर पे कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, तो ये होती है हमारी हिस्टेरेसिस मोटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी इसका सही आंसर था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम हिस्टेरेसिस मोटर की, तो हिस्टेरेसिस मोटर में क्या होता है, हमारे पास जो रोटर होता है इस पे एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की एक रिंग होती है। उस नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है ये किसका बनाया होता है, ये हमारा एल्यूमिनियम भी हो सकता है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, इसके ऊपर हम एक जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी क्या करते हैं, हम एक रिंग लगा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक हम रिंग चढ़ा देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, जो कि हमारा कौन सा होता है, कोबाल्ट कोबाल्ट या फिर क्रोम स्टील होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा हिस्टेरेसिस मोटर का जो होता है रोटर डिजाइन होता है। तो यहाँ पे हमारा रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती है, बस यहाँ पे क्या होता है, एक रिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, मैग्नेटिक कोर आर मेड अप ऑफ थिन लाइटली इंसुलेटेड लेमिनेशन टू रिड्यूस। जो हमारी जो मैग्नेटिक कोर होती है उसको हम लाइटली इंसुलेटेड लेमिनेशन का बनाते हैं, तो कौन से लॉसेस को कम करने के लिए हम उसको ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस। आपको पता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर होती है हम उसको पतली पतली लेमिनेशंस में काटते हैं, ताकि हमारा जो एडी करंट लॉसेस हो वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने की, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से 5% तक हम क्या करते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं कोर के अंदर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंट एंड कंसीडर आर यूज्ड। तो जो हमारा जो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस होता है और जो कंडेंसर होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो हमारा जो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस जो और कंडेंसर होता है, ये हमारा जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ऐसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए और जो उसमें एरर होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस द एरर वाइल मेजरिंग ऐसी क्वांटिटी इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हमारा इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, ये किस पे वर्क करता है, इसमें हमारे अगर मूविंग आयरन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस की, जो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस होता है हमारा, इसको अगर हम एसी के लिए बात करते हैं तो एसी में हम इसको किसका बनाते हैं, कॉन्स्टेंटन का बनाया जाता है। और जो जब हम डीसी की बात करते हैं, डीसी में जो ये किसका बनाया जाता है, ये हमारा बनाया जाता है मैग्नीन का बनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर। जो हमारी जो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग होती है वो कौन से मोटर में उपयोग नहीं की जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें हमारी रियोस्टेट ब्रेकिंग का यूज नहीं किया जाता है। बाकी हमारा जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें भी रियोस्टेट ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है और डीसी में भी उपयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं हम इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में हमारे कौन कौन सी ब्रेकिंग होती है, तो एक हमारी प्लगिंग होती है, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है और एक हमारी रियोस्टेटिव ब्रेकिंग होती है। और यही तीनों ब्रेकिंग हमारी डीसी के अंदर भी होती है, प्लगिंग, रीजनरेटिव और रियोस्टेटिक। जो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग होती है इसी को हम यहाँ पे डायनामिक ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी जो ब्रेकिंग होती है किसमें, इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर में यूज की जाती है। हमारे सिंक्रोनस मोटर में कोई किसी प्रकार की रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इसका ए ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर था। अगले अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारा वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन जो है हमारा, फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। जो यहाँ पे आपको एडवांटेज, क्या एडवांटेज नहीं है जो हमारा
पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या एडवांटेज नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इट हैज़ यूनिफॉर्म स्केल, ये तो हमारा एडवांटेज होता है, इसका यूनिफॉर्म स्केल होता है। इट कैन बी यूज्ड विदाउट एरर फॉर लॉन्ग पीरियड, ये हमारा गलत हो जाएगा। लॉन्ग पीरियड में के लिए अगर यूज़ करेंगे तो उसमें एरर ज़्यादा आएगी। इट हैज़ गुड डैम्पिंग टॉर्क, तो ये भी हमारा सही है। इट्स रेंज कैन बी इजीली एक्सटेंडेड, तो इसकी रेंज भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही हमारा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे गलत बताना है। तो गलत हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, तो पीएमसीसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें एडवांटेज भी लिख रखा है, हम इसकी रेंज को इजीली इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसी के साथ इसमें क्या करते हैं, हम एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोवाइड किया जाता है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है स्प्रिंग कंट्रोल के मेथड के द्वारा। और यहाँ पे हमारा जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है टीडी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा एन बी ए इंटू आई। ए क्या है हमारा यहाँ पे एरिया होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। और ये हमारा जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ये किस पे वर्क करता है, डीसी पर वर्क करता है। ये हमारा किस पे, डीसी पर वर्क करता है, यानी कि डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑलवेज, जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, हमेशा लेगिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑलवेज लेगिंग होता है। और हमारा जो अगर बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर का, तो ये हमारा क्या होता है, लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी। ये हमारा लोड पे डिपेंड करता है कि उसका पावर फैक्टर कैसा होगा। इसी प्रकार हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, उसका भी पावर फैक्टर जो होता है क्या होता है, लोड पर डिपेंड करता है कि उसका पावर फैक्टर लेगिंग होगा, लीडिंग होगा या यूनिटी होगा। लेकिन हमारा जो इंडक्शन मोटर है इसका पावर फैक्टर हमेशा लेगिंग होता है। और लेगिंग भी कितना होता है, तो नॉर्मली ये हमारा 0.8 के आसपास होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 0.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, जो अब अगर हम बात करते हैं डीसी मशीन में, अगर ए बराबर हमारा 2 होता है तो ये कौन सी वाइंडिंग होती है, ये हमारी होती है वेव वाइंडिंग होती है। और अगर बात करता हूं मैं ए बराबर पी होता है तो ये हमारी कौन सी होती है, लैप वाइंडिंग होती है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर दो है, तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेव वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेव वाइंडिंग की, तो जो वेव वाइंडिंग होती है ये हमारी यूज की जाती है हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। और उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हम लेप वाइंडिंग की, तो लेप वाइंडिंग जो यूज की जाती है हमारी, ये यूज की जाती है हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए हम लेप वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज 20,000 ओम इफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर रीड 200 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस इज। तो यहाँ से हमको क्या करना है, जो हमने सीरीज में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है उसकी यहाँ पे हमको वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि जो हम आर जो निकालते हैं, आर जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास RM M-1। यहाँ पे हमको RM की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और RM की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, ये हमको दी हुई है मीटर का रेसिस्टेंस इंटरनल। तो ये हमको दिया हुआ है 20,000, हमको M निकालना है। तो M जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, न्यू रीडिंग अपॉन पुरानी रीडिंग। तो न्यू रीडिंग कितनी रीड कर रहा है हमारे पास, ये रीड कर रहा है 220, और पुरानी कितनी है 200। तो यहाँ से M की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1। तो बस हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो RAC बराबर क्या हो जाएगा, RM कितना हमारा 20,000 है, उसके अलावा M क्या हो जाएगा हमारा 1.1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू कितना हो जाएगा 0.1। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2,000। यहाँ से हमको RAC की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2,000 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, the supplier shall provide and maintenance for the consumer use of suitable earthed terminal in a accessible position at a near to the point of commandment of supply which IE rule state that। यानी कि हमारा जो सप्लाई की जहाँ शुरुआत में हम क्या करते हैं, जो सप्लायर होता है उपभोक्ता एक समुचित अर्थिंग संयोजन प्रदान करता है, तो उसका जो मेंटेनेंस का काम होता है ये भी किसका होता है, खुद कंज्यूमर का होता है। तो ये हमारे पास कौन से आई रूल के अंतर्गत आता है,
तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आई रूल नंबर 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ले अब बात करते हैं हम यहाँ पे आई रूल नंबर 61 की। तो हमारा जो 61 होता है, तो 61 क्या होता है, ये भी हमारा किससे रिलेटेड होता है, तो ये हमारा रिलेटेड होता है कनेक्शन विद अर्थ। यानी कि हम लिख सकते हैं ये रिलेटेड होता है हमारा कनेक्शन विद अर्थ। लेकिन हमारा कनेक्शन विद अर्थ से तो रिलेटेड है, लेकिन ये हमारा किस वोल्टेज के लिए है, तो ये हमारा यहाँ पे लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के केस में, लो और मीडियम वोल्टेज के केस में क्या किससे रिलेटेड है, अर्थ से, अर्थ के कनेक्शन से रिलेटेड है। कौन सा, आई रूल नंबर 61। उसी प्रकार अगर बात करते हैं हम आई रूल नंबर 67 की, तो 67 भी आपका सेम है कनेक्शन विद अर्थ, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाता है, यहाँ पे चेंजेस आ जाता है ये हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो आपको ये इतना सा याद रखना है कि जो 61 है ये हमारा कनेक्शन विद अर्थ के लिए है, लेकिन ये किसके लिए, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए होता है। लेकिन हमारा 67 जो है ये किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, अर्थ, कनेक्शन विद अर्थ के लिए। और यहाँ पे हमारा जो रूल नंबर 88 होता है, जो हमारा डी वाला ऑप्शन है रूल नंबर 88, तो ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, तो ये रिलेटेड होता है हमारा गार्डिंग से रिलेटेड होता है, जी। तो ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, गार्डिंग से रिलेटेड होता है रूल नंबर 88। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों आई रूल बता दिए। तो यहाँ पे हमको जो पूछा है, यहाँ पे कनेक्शन में जो हमारा जो सप्लायर होता है, ये क्या करता है, सप्लायर जो कंज्यूमर को अर्थ सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, उस टाइम क्या करता है, साथ में उसको अर्थ का टर्मिनल भी देता है। उस अर्थिंग की जो जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, कंज्यूमर की खुद की होती है। तो ये कौन सा रूल बताता है, तो ये हमको रूल नंबर 33 बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज मोटर मस्ट नेवर बी अलाउड टू रन। तो हमारी जो सीरीज मोटर होती है, हमें उस पर किस लोड पर नहीं चलाना चाहिए, तो हमको सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो नो लोड की कंडीशन में सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कैसे होती है, क्या आपको रिलेशन ही पता होगा कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारा आई ए होता है। जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है तो हमारी आर्मेचर करंट होती है जीरो होती है, जब ये जीरो होती है तो हमारे पास स्पीड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी कि अनंत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम, और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास आई ए होती है और ये एन होता है, यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन होती है, नो लोड होती है, तो उस टाइम पे हमारी आर्मेचर करंट जीरो होगी, तो हमारी स्पीड जो होगी डेंजरसली हाई होगी, इस वजह से हमारी मोटर डैमेज हो सकती है। इसीलिए हम सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर हीटर्स, सुपर हीटर्स एंड एयर प्री हीटर आर मेनली यूज्ड। तो हम जो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें वाटर हीटर्स, सुपर हीटर्स और एयर प्री हीटर का जो उपयोग करते हैं फीड वाटर के लिए, फीड वाटर इन सभी के लिए हम किस, इन सभी का यूज करते हैं। तो हम इसका इन सभी का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये हमारे सारे इक्विपमेंट जो ये सारे क्या करते हैं, जो हमारी जो प्लांट की एफिशिएंसी है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। क्योंकि अगर बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा सुपर हीटर और वाटर हीटर जो होते हैं, ये हमारे जो प्लांट है उसकी कितनी परसेंट एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, लगभग 2 से 3% हम ये प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अगर बात करते हैं हम एयर प्री हीटर की, तो एयर प्री हीटर जो होता है ये हमारा 6 से लेकर के 8% तक एफिशिएंसी बढ़ाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इकोनोमाइजर की, तो इकोनोमाइजर जो होता है ये हमारा 4 से लेकर के 10% तक एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो सारे इक्विपमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग मेथड फॉर मोटर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है इनमें से हमको बताना है कौन सा इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का उप मेथड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रियोस्टेट भी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती है, रीजनरेटिव भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रेक हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग, ये हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग नहीं होती है, ये मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ अ लॉसलेस लाइन इज कॉल्ड। जो हमारी लॉसलेस लाइन होती है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है, ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट जेड अपॉन वाई होता है। और इसी को अगर हम आगे खोलते हैं तो जेड बराबर क्या होता है हमारे पास, आर प्लस जे ओमेगा एल होता है, और ये क्या होता है जी प्लस, ये होता है हमारा जी प्लस जे ओमेगा सी होता है।
तो यहाँ पे अगर हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो हमारा आर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारा जो इम्पीडेंस बचता है तो वो क्या बचता है, अंडर रूट एल बाई सी। तो जब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को हम क्या नाम देने लग जाते हैं, सर्ज इम्पीडेंस नाम देने लग जाते हैं। और जो सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल बाई सी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्ज इम्पीडेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर एल द रिसीव्स मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे हमको आर एल की वैल्यू बतानी है उस कंडीशन में जब हमारा मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफर होती है। तो उस कंडीशन में हमको आर एल की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आपको पता है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम पावर थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है, जब हमारा जो लोड का रेसिस्टेंस है वो बराबर हो जाता है हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर, यानी कि आरटीएच के बराबर हो जाता है। उसी केस में हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इस सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आरटीएच कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है जब हम भी आरटीएच कैलकुलेट करते हैं तो इस लोड को क्या कर देते हैं, हम ओपन सर्किट कर देते हैं और इसके अक्रॉस हम क्या मान लेते हैं, आरटीएच मान लेते हैं। और जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है इसे हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो करंट सोर्स होते हैं उसे हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। तो ये हमारा 4 और 3 और 6 ये हमारा किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 3 और 6 का जब हम पैरेलल सोल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। और 2 किसके सीरीज में आ जाएगा, 4 के, तो +4। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 6। यानी कि जब हमारा लोड का रेसिस्टेंस क्या होगा, 6 होगा, आरएल की वैल्यू 6 ओम होगी, तब हमारी इस सर्किट में क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज केबल विच आर यूज्ड फॉर 132 केवी फॉर दोस कोर्स आर। तो यहाँ पे जो हमारा हाई वोल्टेज केबल होती है 132 केवी की, तो उसके लिए हम कोर का मतलब होता है कोर। तो यहाँ पे उसके लिए हम जो किस कोर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, 132 केवी के लिए। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इस वाले ऑप्शन का, हम हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं 132 केवी के लिए यूज करते हैं ऑयल फील्ड केबल का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हाई वोल्टेज के लिए हम किसका, 132 केवी के लिए किसका यूज करते हैं, ऑयल फील्ड केबल का यूज करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है हमारा BSP। तो ये होता है हमारा बेल्टेड केबल, ये होता है हमारा स्क्रीन्ड केबल, और ये होता है हमारा प्रेशर केबल। इसी प्रेशर केबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक हमारा ऑयल फील्ड होता है और दूसरी हमारी गैस फील्ड होती है, गैस प्रेशर होती है। तो हमारा बेल्टर यूज़ किया जाता है अप टू 11 केवी तक यूज़ किया जाता है। हमारा स्क्रीन केबल जो होती है ये 22 से लेकर के 66 केवी तक यूज़ की जाती है, और 66 केवी से ऊपर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्रेशर केबल का यूज़ करते हैं। और प्रेशर केबल में भी किसका यूज़ करते हैं, ऑयल वाली केबल का यूज़ करते हैं। तो ग्रेटर देन 66 केवी। तो ये हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया केबल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आर्क वोल्टेज इज गिवन बाय इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको आर्क वोल्टेज की इक्वेशन बतानी है कि आर्क वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा इसका हमारा जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसका हो जाएगा, हमारी आर्क वोल्टेज की इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास, ई नोट बराबर हो जाएगा A+B√I। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ये हमारे पास आर्क वोल्टेज की इक्वेशन होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द करंट थ्रो द 2 ओम रसिस्टर। जो हमको 2 ओम का रसिस्टर है इसमें से करंट बतानी है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 ओम का रसिस्टर है इसमें से हमको करंट बतानी है। तो आपको पता है कि जो सीरीज में क्या होता है हमारे पास, ये जो 2 ओम का रसिस्टेंस है ये किसमें कनेक्टेड है, ये सर्किट के सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि 5 एम्पियर करंट वही 2 एम्पियर में 2 ओम के रसिस्टेंस में से भी फ्लो करेगी, क्योंकि ये इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस 2 ओम में कितनी करंट हो जाएगी, 5 एम्पियर, जो इस सोर्स के द्वारा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रो विच सोर्स इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो कौन सा सोर्स है, कौन सा पावर प्लांट है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वर्ल्ड में। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि न्यूक्लियर के द्वारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 5 10 15 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस इज। तो यहाँ पे हमको जो 5 10 और 15 के जो रेसिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है 1 क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/5 + 1/10 + 1/15। आप चाहो तो पहले 2 रेसिस्टेंस का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, R1 दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़, फिर जो आएगा उसको तीसरे के साथ में फिर वापस वैसे निकाल सकते हो।
आप कोई सा ही मेथड फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे सभी को बताने के लिए जो सबको इजीली समझ आता है उसी मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना, 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा। अब ये 1 में है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 30 बटा यानी कि 9 2 11 यानी कि 30/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2.72। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, 72 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 2.73। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैकेनिकल टेस्ट इज डन ऑन विच टाइप ऑफ इंसुलेटर। जो हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं, अलग अलग इंसुलेटर होते हैं, जैसे पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, हमारा शेकल इंसुलेटर हो गया, सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया। तो इनमें से यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिकल जो टेस्टिंग की जाती है वो कौन से इंसुलेटर पे की जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि हम जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है उसको हम नीचे लटकाते हैं, उसको क्या करते हैं, वर्टिकली लटकाया जाता है। तो जब हम वर्टिकली लटकाएंगे तो उसी पे तो हमारे ये देखते हैं कि उसमें मैकेनिकली जो कंडक्टर है उसको कितना, यहाँ पे कितना स्ट्रेस आ सकता है। तो ये हम जो मैकेनिकल टेस्ट करते हैं किस पे करते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड आर टाइप ऑफ मशीन। तो आपको बताया, हम आपने डीसी मोटर पढ़ी होगी या डीसी मशीन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे एक होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और एक होती है हमारी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की, तो सेल्फ एक्साइटेड हमारी डीसी सीरीज मोटर हो गया, डीसी शंट मोटर हो गया, डीसी कंपाउंड मोटर होगी। ये सारे क्या होते हैं, हमारा सेल्फ एक्साइटेड मोटर की कैटेगरी में आते हैं। और हमारा सेपरेटली एक्साइटेड एक हमारी अलग से यहाँ पे मोटर होती है। तो यहाँ पे एक किसके टाइप होते हैं, डीसी मशीन के टाइप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, डीसी मशीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ रिले आईडीएमटी रिले स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ से हमारे पास आईडीएमटी की फुल फॉर्म बतानी है। तो आईडीएमटी की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास इनवर्स डेफिनेट टाइम लेग। लेग का मतलब यहाँ पे इनवर्स डेफिनेट टाइम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लेग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा आईडीएमटी रिले के लिए, या क्योंकि यहाँ से आपको आईडीएमटी की फुल फॉर्म बतानी है। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे आईडीएमटी रिले की, तो आईडीएमटी जो रिले है हमारी ये कहाँ यूज़ की जाती है, तो ये हमारी कमर्शियली यूज़ की जाती है, यानी कि हमारे घरों में नॉर्मली हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आईडीएमटी रिले का जो ग्राफ होता है ये यूज़ क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आईडीएमटी रिले होते हैं तो इसमें ये क्या होता है हमारे पास, इसका इस प्रकार से ग्राफ होता है, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो होती है हमारी फॉल्ट करंट होती है और यहाँ पे टाइम होता है। यानी कि इसको अगर पढ़ा जाए तो जब हमारा फॉल्ट करंट, जब हमारा क्या होता है, जैसे ही फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, हमारी फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होती है और फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे फॉल्ट करंट कम होती जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये साथ में इसका ग्राफ भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर नॉर्मली। जो हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है इसमें जो रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसकी डायरेक्शन में रोटेट करता है, हमको ये बताना है सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारा जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है, जो रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा रोटर भी घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। तो यहाँ से हमको V1 की वैल्यू बतानी है, जो नोड का वोल्टेज है V1 इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल सा इस नोड पे क्या करना है, दो इक्वेशन बनेगी, हमको दो इक्वेशन बनानी है, एक V1 के लिए बनानी है और एक V2 के लिए बनानी है, और यहाँ पे हमको KCL लगाना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पे जब V1 पे, पहले मैं आपको करंट की डायरेक्शन लेना बता देता हूँ कि मैंने कौन सी करंट को क्या माना है। अगर हम इस ब्रांच में 2 ओम जो है इसमें अगर करंट माने, तो इसमें मैंने करंट मान ली I1 क्योंकि हमको करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इसमें मैंने करंट मान लिया 6 ओम में I2, और ये जो हमारे 7 ओम है इसमें मैंने करंट मान लिया I3। तो इसमें मैंने क्या है, सारे करंट मान लिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, क्या क्या करूंगा मैं, जो V1 है इस पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूंगा। केसीएल का मतलब हो गया हमारा किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि इस नोड पर आने वाली करंट का सम बराबर किसके होगा, नोड पर जाने वाली करंट के सम के बराबर होगा। तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारा तभी मैच करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, -4 एम्पियर का ये सोर्स है, ये आपको कंसिडर करके हुए चलना है।
ये हमारा क्या है, 4 एम्पियर नहीं, यहाँ पे -4 एम्पियर होगा, तभी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 एम्पियर का सोर्स है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे इस जो नोड V1 है, इस पे हम KCL अप्लाई करते हैं। तो नोड पे आने वाली करंट कौन कौन सी है, एक तो 1 एम्पियर होगी हमारे पास, बराबर नोड से जाने वाली करंट कौन कौन सी, I1 प्लस I2, ये हमारे पास नोड से जाने वाली करंट है। तो अब हमको कुछ नहीं करना, I1 की वैल्यू लिखनी है। I बराबर क्या होता है, V1 बटा, यहाँ पे R कितना है, 2 है, ये हमको I1 की वैल्यू होगी, प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 बटा 6। ये यहाँ पे हमको I2 की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो इसको मैं हम आगे सोल्व करता हूँ। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हमने 6 ले लिया, ये हमारा एक इधर चल रहा था, हमने एलसीएम ले लिया 6। तो यहाँ पे अब जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 तिया 6, यानी कि ये हो जाएगा 3V1। तो हमारा इधर हो जाएगा, प्लस जो 6 से 6 हमारा वो कट गया था, तो ये सीधा क्या रह जाएगा, V1 माइनस V2, सेम वैल्यू वही आ जाएगी। ये 6 हमारा उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 6 बराबर, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो V1 और V1 कितना हो जाएगा, 4V1 माइनस V2। तो ये हमारे पास क्या बन गई, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जब हमने नोड V1 पे क्या लगाया, KCL लगाया। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, जो हमारा नोड V2 है इस पे हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो ये इक्वेशन हमको याद रखनी है, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। तो हम इस क्योंकि बाद में इक्वेशन हमारे, जब हम 2 इक्वेशन हो जाएगी तो दोनों को सोल्व करके V1 V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब हम क्या करते हैं, V2 जो होती है हम यहाँ पे KCL लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने करंट I2 को माना था, और यहाँ पे करंट माना था इसमें I3 माना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, KCL लगाएंगे वापस से। तो नोड पे आने वाली करंट कौन कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक तो हमारे पास I2 करंट आने वाली है, और यहाँ पे मैंने बोला था -4 लेना है, क्योंकि -4 लेंगे तभी हमारे ऑप्शन मैच करेंगे। तो ये हमारा -4 बराबर नोड से जाने वाली कौन सी हो जाएगी, I3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I2 क्या हो जाएगा हमारा, V1 माइनस V2 बाई 6। ये हमारे पास यहाँ पे I2 हो जाएगा -4 बराबर I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो I3 की वैल्यू हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है। सॉरी, I3 क्या हो जाएगा हमारे पास, V2/7 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे I3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 6 आ जाएगा, और जब 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये हमारा ऐसा का ऐसे नीचे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हमारा 6 और बाकी हमारा V1 माइनस V2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -24 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, V2/7 चल रहा था। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7V1 माइनस 7V2 माइनस 24 × 7, ये हो जाएगा हमारे पास 168 बराबर, ये हो जाएगा 6V2। तो यहाँ पे हम V2 को एक साइड ले लेंगे और 168 को एक तरफ ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 7V2, और ये हमारे पास इधर आएगा V2, तो ये भी कितना हो जाएगा, -13V2 बराबर 168 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 168। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या है, V1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम V2 को कैंसिल आउट करेंगे। अब V2 को कैंसिल आउट करने के लिए अगर आपने इक्वेशन 1 में ध्यान दिया हो, तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल V2 था। तो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ इक्वेशन 1 की, तो इक्वेशन 1 जो थी हमारी, आपने अगर इक्वेशन 1 को नोट किया होगा तो आपको जो इक्वेशन 1 है उसमें हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को दोनों से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 52V1 माइनस 13V2 बराबर 78। और हमारे पास अभी जो इक्वेशन V2 आई थी, ये कितनी आई थी हमारे पास, 7V1 माइनस 13V2 प्लस 168। ये हमारे पास V2 की इक्वेशन आई थी। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो हमारा ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 52 में से 7 गए तो कितने बचे, 45V1, और यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा, 168 में से 78 जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -90 बचेगा, क्योंकि 168 किसका है, माइनस का है, हमने यहाँ पे साइन चेंज किया था। तो V1 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 90/45 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी हमारा, V1 जो आ जाएगा वो -2 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं -2 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा, -2 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन इन ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय। तो ये हमारा जो
वेलोसिटी प्रोपोगेशन होता है उसकी इक्वेशन बतानी है ट्रांसमिशन लाइन में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी प्रोपोगेशन जो होता है जिसे हम v से डिनोट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/√LC। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो सीधा आप टिक कर दोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। अगर आपको नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वेलोसिटी प्रोपोगेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 26 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द इंटीग्रेशन ऑफ अ 3 फेज अल्टरनेटर विद इंफिनिटी ग्रिड रिक्वायर्ड विच क्वांटिटी टू बी सेम। तो यहाँ पे अगर हम 3 फेज सिंक्रोनस अल्टरनेटर को इन्फिनिटी ग्रिड से जोड़ते हैं, यानी कि अनंत ग्रिड से जोड़ते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है जब भी हम अनंत मतलब इन्फिनिटी ग्रिड से अगर हम किसी भी सिंक्रोनस अल्टरनेटर को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होना है, चारों ही सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब भी हम किसी भी अल्टरनेटर को किसी इन्फिनिटी ग्रिड से जोड़ते हैं तो उसमें किस क्या क्या क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारा वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें हमारी सेम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस आर ए बी विल बी। तो आपको जो ए और बी जो टर्मिनल है इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इन दो का पैरेलल निकालेंगे। तो इसका पैरेलल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 400/50। तो यहाँ पे ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 5×8=40। तो ये हमारे पास इसका तो 8 8 आ गया इक्विवेलेंट। इसी प्रकार अब जब हम इसका सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20×5=100/25। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 इसका आ जाएगा। तो 4 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा जो 1 एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है ये किसके बराबर होती है, या तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर, या फिर लिख सकते हैं हम इसको 10 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। तो यहाँ पे हमको जो कौन सी यहाँ पे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर नहीं है। तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर का बोलने का मतलब है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारे पास शेडेड पोल मोटर। जो शेडेड पोल मोटर होती है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में नहीं आती है, ये हमारी स्पेशल पर्पस मोटर होती है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं हो जाएगी, सिंगल शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिपल्शन इंडक्शन मोटर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर होती है, सिंक्रोनस भी हमारी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर होती है, और यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है ये भी हमारी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर होती है। लेकिन शेडेड पोल मोटर हमारी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट विल बी। तो यहाँ पे हमको जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना है, आर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी है तो सिंपल हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हम नॉर्मल इसमें करंट आई मान लेंगे, और इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई करंट निकाल लेंगे। जब हमको करंट पता पड़ जाएगी तो इसके अक्रॉस करंट भी पता होगी, रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज भी दिया होता है, तो यहाँ पे हमको नॉर्मली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो इसमें मैंने करंट आई मान लिया, और आई मानने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें केवीएल लगाऊंगा। तो यहाँ पे इस सबसे पहले चलते हैं इस 20 ओम से। तो यहाँ पे ये जो 20 ओम है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब प्लस का साइन तो -20 प्लस, यहाँ पे माइनस से 12 तो प्लस का 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10i, और प्लस यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30। तो जब हम इक्वल टू 0, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 में से 10 गए तो कितने बचे, 40। तो ये 40 हमारे पास माइनस के बचेंगे, तो 10i-40। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वल टू 0 था तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा प्लस, और 10 से काटेंगे तो 4। तो i की वैल्यू करंट कितनी आएगी, 4 एम्पियर। तो सिंपल सा अब हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज बटा करंट। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 10 दिया हुआ है, करंट कितनी है ये 4। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4,
यानी कि ये आ जाएगा हमारा 10/4 यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनकैंडेसेंट लैंप, जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है ये क्या होता है? तो ये हमारा क्या होता है? बल्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे जो ट्यूब लाइट होती है, तो ट्यूब लाइट किसे कहते हैं? जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप होता है, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसी को हम ट्यूब लाइट भी कहते हैं। जो हम घरों में जो यूज करते हैं ट्यूब लाइट, वो क्या होता है? हमारा फ्लोरोसेंट लैंप होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, the machine in which energy transfer happens both through induction and conduction is called। तो यहाँ पे वो उस मशीन का नाम बताना है जिसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के द्वारा भी होती है और हमारा इंडक्शन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होती है। तो ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा होगा जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है ये हमारा एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और यहीं पे क्या होती है? इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट होती है? कंडक्टिवली भी कनेक्ट होती है और इंडक्टिवली भी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे दोनों तरह से क्या होते हैं? हमारा पावर का ट्रांसफर होता है, यानी कि पावर का ट्रांसमिशन होता है। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे जो पावर जो ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे हम अगर पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं इंडक्टिवली का केस लेकर के चलता हूँ, तो इसमें जो पावर ट्रांसफर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 1/a इंटू पावर आउटपुट। यहाँ पे पावर आउटपुट, और यहाँ पे ए जो होता है ये क्या होता है? मेरा टर्न रेशो होता है। और टर्न रेशो में क्या लेता हूँ? यहाँ पे हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडक्टिवली केस में 1 - 1/a। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं कंडक्टिवली के लिए लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/a इंटू ए अपॉन पावर आउटपुट। ये हमारे पास इसका कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ए आपको याद रखना है, ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज का रेशियो है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कर दोगे, तो हमारे फॉर्मूले जो है ये भी चेंज हो जाएंगे दोनों। तो आपको ये रेशियो भी साथ में सही से लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, द वोल्टेज वी ए बी इन द फिगर विल बी। तो यहाँ पे आपको जो दो टर्मिनल दिया हुआ है वी ए और वी बी, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? वी ए बी के वो इसका वोल्टेज निकालना है। तो सिंपली वोल्टेज निकालना है तो हम सीधा क्या कर लेंगे? इसमें केवीएल लगा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चले हम इस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, तो प्लस से बाहर है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -5, प्लस यहाँ पे माइनस से बाहर है तो +3, प्लस यहाँ पे हम प्लस से बाहर है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा ये कितना हो जाएगा? -6। -6 में से +3 गए तो -3 बचेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वी ए बी जो आएगा ये कितना आ जाएगा? -3 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द केस ऑफ 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर। तो अगर बात करता हूँ मैं 3 कोर केबल की, जो हमारे पास 3 कोर केबल होती है, जो 3 कोर की केबल होती है उसमें न्यूट्रल का जो कलर होता है, तो जो न्यूट्रल का जो हमारे पास जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है न्यूट्रल के केस में? तो ये होता है हमारे पास ब्लू होता है। और अगर बात करता हूँ मैं 3 कोर केबल में फेस वायर की, तो हमारे पास जो फेस वायर होता है इसका कलर कौन सा होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास ब्राउन होता है। तो यहाँ से हमको किसका पूछा गया है? न्यूट्रल का पूछा गया है। तो न्यूट्रल का कलर क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्लू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे फेस का कलर पूछता तो फेस का कलर क्या होता है हमारे पास? ब्राउन होता है। तब हमारा ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। जो पावर फैक्टर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो आपको सबको पता होगी जो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये कितनी होती है? यूनिटी होती है, यानी कि 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वोल्टेज वी ए बी इन द सर्किट इन विच अ पार्ट ऑफ लार्जर सर्किट विल बी। तो यहाँ से हमको जो वोल्टेज है वी ए बी इस ब्रांच के अक्रॉस हमको क्या करना है? वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। जब हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे तो वोल्टेज भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम केसीएल अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ से करंट हमारी I1 आने वाली है और यहाँ से 5 एम्पियर और यहाँ पे 2 एम्पियर यहाँ से जाने वाली है। तो नोड आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट हम यहाँ से लगाने वाले हैं। तो यहाँ से कितनी है नोड आने वाली करंट कौन सी है? I प्लस 5 एम्पियर, और नोड से जाने वाली कौन सी है? 2। तो यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 - 5। तो यहाँ पे I की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? -3 एम्पियर आ जाएगी। अब करंट हमारे पास -3 एम्पियर है, तो यहाँ पे हमको जो हमारे पास ए और बी टर्मिनल है
ये हमारे पास जो ए और बी टर्मिनल है, यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस भी पता है और करंट भी पता है, तो वोल्टेज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वी ए बी क्या हो जाएगा हमारा, आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे करंट कितनी है, -3, और रेसिस्टेंस कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, -15 वोल्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, -15 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही होगा डी वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, -15 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, जो हमारे पास जो सोल्डर होता है ये किसकी अलॉय होता है, तो ये हमारे पास सोल्डर जो अलॉय होती है लेड और टिन की अलॉय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स रेस्पेक्टिवली। तो हम अगर बात करता हूँ मैं इंटरनल जो आइडियल जो वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए अगर मैं इंटरनल जो सोर्स इंटरनल रेसिस्टेंस होता है आइडियल के लिए वो कितना होता है, 0 होता है। और इसी प्रकार अगर मैं आइडियल करंट सोर्स के लिए अगर बात करता हूँ यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस की, तो वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे पहले आपको वोल्टेज सोर्स की पूछा है और फिर करंट सोर्स की पूछा है, तो पहले 0 और इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 0 एंड इन्फिनिटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is the description of largest size of resistor given that the material used in each is same। तो यहाँ पे आपको सेम मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है वो दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे जो साइज में बड़ा रेसिस्टर होगा यानी कि सबसे बड़ा रेसिस्टर होगा वो कौन सा होगा। तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है हमारे पास, V² बाई R होता है। तो यहाँ पे आपकी जिसकी पावर ज्यादा सबसे ज्यादा होगी वही साइज में सीधी सी बात है वही क्या होगा, पावर में सबसे ज्यादा होगा। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा पावर जिस भी ऑप्शन में होगी वो ऑप्शन आपको आंख बंद करके टिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर है 100 वाट। बाकी आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें 20 वाट है, ऑप्शन बी में 0.5 वोल्ट है, ऑप्शन बी में 100 वाट है और इसमें 1/4 है 0.25। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से इसमें सबसे ज्यादा बड़ी साइज लार्जेस्ट साइज का होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 10 ओम 100 वाट का हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे हमको P बराबर क्या होता है, V² बाई R होता है। आपको पावर भी पता है, रेसिस्टेंस भी पता है, तो वोल्टेज आप निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा √P × R। तो अब इन जब सबको सोल्व करना और जिस भी ये आपके ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वोल्टेज की वही आपका वो सबसे बड़ी साइज का होगा। तो आप सोल्व करके निकाल सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अ थर्मिस्टर हैज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो हमारा थर्मिस्टर होता है इसका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो थर्मिस्टर होता है इसका नाम से पता पड़ता है कि थर्मल प्लस रेसिस्टेंस, यानी कि जो हमारा ये क्या करता है जो टेम्परेचर होता है उसको रेसिस्टेंस की फॉर्म में मेजर करता है। और इसमें जो यूज किया जाता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट माइनस में वो होता है, माइनस से लेकर के पॉजिटिव तक होता है, यानी कि इसी और माइनस में ज्यादा होता है, माइनस में 55 के आसपास होता है। इसी वजह से इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। और इसको जब बनाया जाता है थर्मिस्टर को सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वोल्टेज एट अ पॉइंट ए। जो हमको जो पॉइंट ए दिया हुआ है इस पे हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ए जो है इस पे हमको क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम पॉइंट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वही मेथड है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम नॉर्मली इसमें क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हम क्या करेंगे, ए पे कैलकुलेट करना है। तो हम जो ये सेकंड पॉइंट है हम ये जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, हम यहाँ पे हम ऐसा इस वजह से करेंगे ताकि हमको 2 इक्वेशन नहीं बनानी पड़े, एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाए, यानी कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन नहीं बना करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 एम्पियर और 0.5 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे। तो जब हम इसको जो रेसिस्टेंस जो पैरेलल में, ये तो क्या हो जाएगा हमारा सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो V बराबर क्या होता है I × R होता है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। तो यही 15 दूनी 30 यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल इसी का यूज करना है। और ये जो हमारा 0.15 का जो पैरेलल में कनेक्ट होता है ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो 0.15 ये और ये 0.015 ये दोनों रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब ये सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेना है दोनों का, ताकि आपको बाद में इजी रहेगा। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं 0 + 0.015
प्लस 0.15 दोनों आपके सीरीज में कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमने जो करंट सोर्स था इसको भी वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लिया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.165। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है, बस हमको क्या करना है, एक ही नोड पे क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर निकालना है। तो मैं आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बता देता हूँ, उसी में हम सारा यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था हमारा, अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आप इसको इसको भूल जाना है। ये जो इतना क्वेश्चन है आपको दिमाग से निकाल देना है। मैं यहीं पे इसी में कुछ कुछ नया इंप्लीमेंट करूंगा जो अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस पॉइंट से एक रेसिस्टेंस लेना है और उस रेसिस्टेंस को यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ वापस कनेक्ट कर देना है। और इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 0.165, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस प्लस 0.3 वोल्ट है। अब आपको क्या करना है, ओनली ये जो सर्किट जो आपको रेड से दिख रहा है इस पे क्या करना है, आपको केसीएल अप्लाई करना है बस। तो यहाँ पे इसमें करंट नहीं दी हुई, तो इसमें करंट मान लेते हैं I1 और इसमें करंट मान लेते हैं हम I2। इसमें कितनी मान लेते हैं, सोर्स है तो ये हमारा देगा, तो हम इसको करंट मान लेते हैं I2। कुछ भी मान सकते हैं हम, जो हम चाहे उसको करंट मान सकते हैं। चाहे आप इसको चाहो तो I1 मान लो, चाहे आप इसको चाहो तो I2 मान लो, आपकी मर्जी जो भी मानना चाहो, क्योंकि हमको करंट नहीं दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, इसमें केसीएल अप्लाई करेंगे नोड पे आने वाली करंट। तो आने वाली करंट कौन कौन सी है नोड से, तो ये कितनी है हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 0.3, माइनस का यहाँ पे इस जो पॉइंट ए है इसका वोल्टेज मान लेता हूँ मैं, वी ए मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा वी ए अपन में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.165 बराबर नोड से जाने वाली करंट। तो ये कितनी है हमारे पास, एक तो 2 एम्पियर है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा वी ए अपॉन में, ये हो जाएगा हमारे पास 0.025 हो जाएगा। अब वही पुराना मेथड हमारा कि इन दोनों का जो ये 2 ओम और वी अपॉन में 0.205, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, और वी हमारा ऐसा ही रहेगा। बस हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो मैं अगली स्टेप में एलसीएम लेकर के बता देता हूँ। तो ये हमारा माइनस का 0.3 ऐसा ही रहेगा, माइनस का वी ए था ही सही हमारा, और ये 0.165 हमारा ऐसा ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 0.025, और ये कितना हो जाएगा, 0.05 माइनस का सॉरी प्लस का वी हो जाएगा। अब ये क्या करना हमको, सिंपल यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वी वाली टर्म को एक साथ ले लेना है। और वी वाली टर्म को एक साथ लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको फाइनली, आपको सबसे पहले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वी ए वाली जो टर्म है उसको एक तरफ ले लेना है, और जो नॉर्मल वैल्यू है उसको एक तरफ ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी सोल्व करके, वो क्या बनेगी, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास 0.19 VA इज इक्वल टू बनेगा हमारा माइनस का 0.01575, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हम वी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.01 माइनस 0.01575 अपॉन में 0.19। इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमको वी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 0.0828। ये हमको यहाँ से वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हम चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम मिली एम्पियर में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये इसको चाहे तो हम कितना आ जाएगा हमारा 82 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब 82 मिली एम्पियर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में हमको कहीं पर भी मिली नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यूज तो सारी वोल्ट में दी हुई है, और 82 भी हमारा नहीं है। तो 82 के अप्रोक्सीमेटली कौन सी वैल्यूज है, तो यहाँ पे 82 के अप्रोक्सीमेटली हमारी कौन सी, 75 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 75। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 75, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ। जो हमारा बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का तो बनाया जाता है, आप सभी को ही पता होगा, लेकिन उसको टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, उसका रीजन बताना है। तो उसका रीजन होता है कि ऑप्शन ए सस्ता होता है, या फिर ब्राइटर होता है, ऑप्शन नंबर सी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इसका रेसिस्टेंस लो होता है। तो हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका टंगस्टन जो हम बनाते हैं, टंगस्टन का जो बनाते हैं, तो उसको बनाने का रीजन ये होता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो क्या होता है, हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसी के साथ यहाँ पे इसका रीजन पे एक रीजन तो हमारा होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो हाई होता है। दूसरा जो रीजन होता है वो क्या होता है हमारा, इसका वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं लो वेपर प्रेशर होता है। उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड रीजन होता है इसके साथ इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
तो हमारे पास ये 3 रीजन होते हैं, इन्हीं 3 रीजन के कारण हम जो हमारा जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट होता है उसको हम किसका बनाते हैं, टंगस्टन का बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड हैव, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें क्या होना चाहिए, हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए, हाई स्लजिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, नन ऑफ दी अबव। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है इसका क्या होना चाहिए, हाई फ्लैश पॉइंट होना 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 चाहिए। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर जब हमारा गर्म होता है तो उसमें आग कितने, जो हमारा वो फायर जो आग कितने टेम्परेचर पे जाके पकड़ ले हमारा ऑयल, तो ये इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मर के लिए जो नॉर्मली फ्लैश पॉइंट की जो वैल्यू होती है ये होती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो है उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 equal resistor are connected in series across a source of EMF dissipate 10 watt of power. What would be the power dissipate when they are connected in parallel across the same source? तो यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर थे जो कि सीरीज में कनेक्टेड थे और सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड थे, और उनमें जो पावर का डिसिपेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, 10 वाट का हो रहा था। अब हमने क्या किया, उन्हीं 3 रेसिस्टेंस को जो पहले सीरीज में कनेक्टेड थे अब उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब हमको बताना है कि उन्हीं उसी सेम सप्लाई सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट किया, तो अब हमको बताना है कि उनके अक्रॉस पावर का डिसिपेशन कितना होगा। तो आपको बेसिकली अच्छे से यहाँ पे समझना है कि कैसे सॉल्व होगा। कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मानता हूँ कि हमारे पास ये 3 रेसिस्टेंस थे, आपको ध्यान से देखना है। ये 3 रेसिस्टेंट थे हमारे पास, तीनों की वैल्यू मैंने मान ली आर, दूसरा भी आर और तीसरा भी आर। तो यहाँ पे अगर मैं आर इक्विवेलेंट जो निकालता हूँ, आर इक्विवेलेंट को मैंने नाम दे दिया R1 नाम दे दिया मैंने, तो आर इक्विवेलेंट ही बोल रहा हूँ। तो जब सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3R हो जाएगा। उसी प्रकार अगर और जब ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे पावर जो है P1 वो कितनी है, 10 वाट की है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्या किया कि हमारे 3 रेसिस्टेंस, अब इन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तीनों को साथ में। तो आपको अब बताना ये तीनों क्या है, आर आर से कनेक्टेड है, आर आर। तो अब आपको बताना है आर इक्विवेलेंट बताना है। तो आपको मैं इसको R2 नाम दे देता हूँ, आर इक्विवेलेंट ही है लेकिन मैंने इसको हम R2 दे दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा R/3 हो जाएगा, आपको ही पता है। अब हमको बताना है कि इस केस में जो सेकंड केस है इसमें पावर P2 जो होगी वो कितनी होगी, ये बताना है हमको। अब आपको पता है कि जब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आपको पता भी होगा कि हमारे पास जो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V²/R होता है, यानी कि जो पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होती है। बस मैं आपको इसी फॉर्मूले पे लाना चाह रहा था। अब यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो आपको क्या करना है, P1 पता है, R1 पता है, R2 पता है, P2 निकालना है। आपको इस फॉर्मूले से रिलेशन मैंने आपको बता दिया, आपको R1 भी पता है, R2 भी पता है, P2 निकालना है और P1 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बस इक्वेशन बनानी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले अब मैं आप मिटाने वाला हूँ इसको, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन कैसे बनेगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा P2/P1 बराबर हो जाएगा हमारा R1/R2। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है और P2 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो वैल्यूज है वो निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इसको P2 निकालना था, तो P2 तो हमको कैलकुलेट करना है और P1 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, इनटू में यहाँ क्या हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा। अब हमको P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 वाट दी हुई थी, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3 × R आई थी, और जो R2 था उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, R/3 थी। तो ये हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा और R से R कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an inductor is supplied with 200 volt at 50 hertz, the current flowing is the 10 ampere, the value of the inductor will be। तो यहाँ से क्या करना है आपको, एक जो इंडक्टर दिया हुआ है 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है 50 हर्ट्ज के साथ, और उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ से आपको जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू निकालनी है कि उस इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है कि मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट, आपको किसी इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V/XL हो जाएगा। और एक्सेल आपको पता है कि एक्सेल क्या होता है, V/2πfl होता है। सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V/2πf इंटू आई हो जाएगा। अब हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। तो वोल्टेज हमको कितना दिया हुआ है 200, यहाँ से हमको 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 दी हुई है, और करंट भी हमको कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमको जो सोल्व करके जो एल की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी हमको,
0.0636 मिलेगी। तो अगर हम इसको मिली एम्पियर में लिखना चाहें तो हम मिली एम्पियर में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 63.6 मिली हेनरी हो जाएगा, मिली हेनरी हो जाएगा, क्योंकि हम इंडक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये किस में आया था, हमारा हेनरी में आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 63.6 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डीसी सर्वो मोटर आर यूज्ड इन, जो हमारे डीसी सर्वो मोटर होती है किसमें उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डीसी सर्वो मोटर होती है ये यूज की जाती है डीसी कंट्रोल में यूज की जाती है, यानी कि प्योरली डीसी कंट्रोल सिस्टम में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज मटेरियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो कौन सा मटेरियल है उसको हम फ्यूज मटेरियल के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी टिन, या फिर लेड, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता है जो हम कार्बन होता है ये हमारा इंसुलेटर होता है, तो इसका यूज हम क्या किस में नहीं करते हैं, फ्यूज मटेरियल के रूप में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if the current flowing in the circuit shown is 2 एम्पियर the value of the resistance R will be। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर की कर रही है, तो यहाँ पे हमको जो रेसिस्टेंस R है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा करंट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 24 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस में यहाँ पे हमको आर की वैल्यू आर, यहाँ पे आर क्या है, R+3 होगा यहाँ पे, क्योंकि दो रेसिस्टेंस है, एक 3 ओम वाला भी और एक आर भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + R = V, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 + R बराबर वोल्टेज कितना दिया हुआ है 24 अपॉन में करंट कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 12 में से -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 ओम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 ओम। यहाँ पे सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर, इस जो हमारे घरों में जो मीटर होते हैं वो एनर्जी मीटर होता है, किस टाइप के होते हैं। तो ये हमारे किस टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि समाकलित इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if Rg in the circuit shown in figure is variable between 10 ohm and 40 ohm then maximum power transfer to the load RL will be। तो हमारे पास जो Rg है ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू वेरी करती है 10 से लेकर के 40 ओम के बीच में। और हमको अब बताना है कि यहाँ पे इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होगी। तो हमको यहाँ आपको पता होगा कि हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर। यहाँ पे अब सबसे पहले आपको पता है जो PL मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी हमारी वो कितनी होगी, IL मैक्स का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा RL। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको IL मैक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि 10 ओम है, RL की वैल्यू 10 दिया हुआ है, हमको IL मैक्स की वैल्यू निकालनी है। अब IL मैक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया कि IL मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, IL मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये होता है हमारे पास V/R होता है। तो यानी कि वोल्टेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। और सर्किट में अब हमको मैक्सिमम पावर की कंडीशन की के लिए मैक्सिमम पावर के लिए हमको यहाँ पे क्या करंट निकालनी है, तो हम उस रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जब हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट वैल्यू का जो रेसिस्टेंस होता है उसे इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो लोवेस्ट वैल्यू का कौन सा है, 10 ओम का है। तो यहाँ पे 10 प्लस लोड का कितना हमको हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 20/20 यानी कि जो IL मैक्स है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर हो जाएगी। तो सिंपली हमको क्या करना है 1 एम्पियर फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, P बराबर क्या होता है IL मैक्स का स्क्वायर इंटू आर, और IL मैक्स की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इंटू आर कितना है 10 है। तो इस सर्किट में जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास 10 वाट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, द वैल्यू ऑफ RAB विल बी। तो यहाँ से हमको RAB की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमको सिंपली इसको सॉल्व करते हुए जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं पैरेलल में, तो ये कितने हमारे पास 6 और 3 है। जो 6 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 और 6 और 3 9, यानी कि ये 2 ओम के हो जाएंगे। और ये 2 ओम और ये 2 ओम कितने हो गए हमारे पास 4 ओम के हो गए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने बीच वाली जो पैरेलल ब्रांच थी इस पूरी को सॉल्व कर लिया, जो कि 4 ओम इसका इक्विवेलेंट आ गया है। अब हम सॉल्व करते हुए आते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 5
और 6, 5 और 1 ये कितना हो गया 6, 6 ओम तो हमारा ये हो गया, और 4 हमने उसके बाद ये निकाला था, तो इतना इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में थे, तो 6 चौक 24 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो इतना सर्किट का हमारा जो निकल के आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आ गया 2.4 आ गया। 2.4 तो ये हो गया हमारे पास, प्लस में 4 सीरीज में था और 8 ये था, तो 8 4 12, 12 में 2.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14.4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्यू मीटर मेजर, जो हमारा क्यू मीटर यानी कि जो हमारा क्वालिटी मीटर होता है, जो क्वालिटी मीटर होता है ये किसको मेजर करता है? तो यहाँ पे हमारा जो क्यू मीटर होता है ये मेजर करता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कॉइल की प्रॉपर्टीज होती है उसको मेजर करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमियंस इज एनालोगस टू, तो जिस प्रकार से हमारे पास जो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है उसी प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जिस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है परमियंस होता है, उसी प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कंडक्टेंस होता है। तो यानी कि ये किसके एनालोगस हो गया, हमारा कंडक्टेंस के एनालोगस हो गया। और जिस प्रकार से हमारा क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, क्या होता है रिलक्टेंस होता है, उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होता है रेसिस्टेंस होता है। तो यानी कि जो रेसिस्टेंस यानी कि हमारा क्या हो जाएगा रिलक्टेंस किसके एनालोगस हो जाएगा, रेसिस्टेंस के एनालोगस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे परमियंस पूछा है, तो ये किसके एनालोगस होगा कंडक्टेंस के एनालोगस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द करंट आई नोट इन द सर्किट शोन, तो यहाँ पे हमको जो सर्किट दिया है इसमें करंट आई नोट है, आप इस ब्रांच में देख सकते हो, यहाँ पे हमको करंट आई नोट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना है सिंपल सा केसीएल लगाना है, नोट पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो आप देख सकते हो नोट पे आने वाली कौन कौन सी है 2 + 4, और नोट से जाने वाली कौन कौन सी है 10 + आई नोट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 2 6 बराबर 10 + आई नोट, तो यहाँ से आई नोट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 10, तो यहाँ पे आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंक्रो जो हमारे पास जो सिंक्रो होता है ये क्या होता है, एक पैराबोलिक ट्रांसड्यूसर होता है, एंगुलर पोजीशन ट्रांसड्यूसर होता है, या फिर सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसड्यूसर होता है, या फिर वेरिएबल ट्रांसड्यूसर होता है? तो हमारे पास जो सिंक्रो होता है ये हमारा क्या होता है एक एंगुलर पोजीशन ट्रांसड्यूसर होता है, यानी कि एंगुलर का मतलब होता है रोटेटिंग, यानी कि जो रोटेशन करके किसी भी सिग्नल को मेजर करता है, यानी कि घूमने वाला। तो ये क्या होता है एंगुलर पोजीशन ट्रांसड्यूसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आर इज, तो यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमको इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वही हमारा पुराना मेथड हमको क्या करना है, इस नोड पे केसीएल लगाना है, और केसीएल लगा के सबसे पहले हम क्या करेंगे इस नोड का वोल्टेज निकालेंगे, जो नोड है इस पे हम वोल्टेज वी मानेंगे, इस नोड का वोल्टेज निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल सा इसमें नॉर्मली इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे या तो हम वैसे कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इधर से हमारा 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। जब 2 एम्पियर करंट हमारी इधर से आई है और 1 एम्पियर हमारी इस ब्रांच में चलेगी, तो बाकी की बची हुई करंट किधर जाएगी, हमारी इसी ब्रांच में जाएगी 1 एम्पियर। तो यहाँ पे इस ब्रांच में हमारी कितनी 1 एम्पियर है, और इस ब्रांच का वोल्टेज भी हमको पता है 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं कि आई बराबर वी बटा आर, यहाँ पे सॉरी हमको आर निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा वी बटा आई हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है 6 और करंट कितनी है 1, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको सोर्स कन्वर्जन से भी निकाल सकते हो। बहुत सारे मेथड है, जिस प्रकार से आप निकालना चाहो उस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड बताया है जो कि हमारा सबसे आसान रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, इन स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, जो स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पता ही जो ये हमारा कुछ इस प्रकार से स्टार बनता है। तो इस स्टार स्टार कनेक्टेड जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें क्या होती है हमारी जो लाइन करंट होती है वो क्या होती है बराबर होती है फेस करंट के, और लाइन का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है √3 टाइम्स होता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास लाइन का जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है √3 टाइम्स होता है हमारे पास फेज वोल्टेज का। तो यही इक्वेशन आपको यहाँ से पूछी गई, और आपको वोल्टेज की इक्वेशन पूछी गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज इंटू √3, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय,
ब्रिज तो हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कौन से ब्रिज के द्वारा मेजर की जाती है, तो हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये हमारी शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मेजर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा जो शेयरिंग ब्रिज होता है ये किस किस चीज को और मेजर कर सकता है, तो हमारा ये कैपेसिटेंस को भी मेजर कर सकते हैं हम शेयरिंग ब्रिज के द्वारा। उसके अलावा हम शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम यहाँ पे पावर फैक्टर को भी मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो होते हैं हमारे, यहाँ से हम लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस होते हैं उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मेजर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट शोन इन द फिगर इज, जो यहाँ पे आपको सर्किट दिखाया गया है इसमें हमको जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलक्टेंस होगा वो कितना होगा। तो आपको बताया है कि जो हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो रिलक्टेंस जो होता है ये क्या होता है हमारे पास एमएमएफ बटा क्या होता है फ्लक्स होता है। और एमएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं एन आई लिखते हैं, और फ्लक्स को क्या लिखते हैं फाई लिखते हैं, और रिलक्टेंस को एस से डिनोट करते हैं तो एस बराबर एन आई अपॉन फाई हो जाएगा। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इन अ ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉसेस एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर आर 800 वोट, द कॉपर लॉसेस एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विल बी। तो यहाँ पे हमारे जो कॉपर लॉसेस है आपको पता है पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो जितने लॉसेस हमारे यूनिटी पावर फैक्टर पे हो रहे थे उतने लॉसेस क्या होंगे हमारे यहाँ पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे भी होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 800 वाट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोटर इज कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो यहाँ पे हमारे जो कौन सी मोटर होती है कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, ये हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है। आपको पता है सिंक्रोनस मोटर होती है क्या करती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है, इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट गिवन बाय। तो यहाँ पे हम जो सर्किट दिया गया है इसमें हमको टोटल पावर कंज्यूम निकालना है कि टोटल पावर कंज्यूम कितनी करेगा 15 वोल्ट के सोर्स के द्वारा और 20 वोल्ट का जो सोर्स है इसके द्वारा। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पी बराबर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ से अगर हम पहले वोल्टेज भी निकाल लें और करंट भी निकाल लें तो यहाँ पे इन दोनों सोर्स से हम वोल्टेज और करंट निकाल के क्या करेंगे उन दोनों में से जो पावर कंज्यूम होगी अलग अलग सोर्स के द्वारा डिलीवर की जाएगी उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इस सर्किट की टोटल पावर कंज्यूम आ जाएगी। उसके लिए आप सबसे पहले हमको क्या करना होगा इस पे केसीएल लगाएंगे। इस ये जो न्यूमेरिकल है इसमें यहाँ पे जो दो पॉइंट है यहाँ पे इसको हम V1 मानेंगे और यहाँ पे इसको V2 मानेंगे और इसको V2 मानेंगे, और ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है ऐसे सीधे हैं, चाहो तो आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम V1 V2 मानेंगे और दो इक्वेशन बना करके V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे, और V1 V2 की वैल्यू आने के बाद हम I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे। I1 I2 आ जाएगी तो पावर बराबर P बराबर V इंटू आई, दोनों 15 वोल्ट और 20 वोल्ट का सोर्स है उन पावर को निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसमें डायग्राम में बता देता हूँ कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले इसको V1 माना, इसमें जो करंट है यहाँ पे इसमें मैंने करंट को मान लिया I1, और ये जो ब्रांच है हमारी 1 ओम की इसमें मैंने करंट को मान लिया I3 मान लिया मैंने इसमें, और इधर से मैंने I2 मान लिया, इधर से मेरी I3 होगी और ये कितनी होगी मेरी इसमें I4 होगी। तो ये मैंने यहाँ पे करंट को मान लिया। आप इस डायग्राम को कॉपी में बना लीजिए और जो मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ वो आप इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बार बार रफ करूंगा तो आप इसमें बार बार मैं यहाँ पे रफ करता रहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप कॉपी में लिखिए और सोल्व करिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे V1 पे मैं केसीएल लगाऊंगा, तो V1 पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। उसके अलावा जो ये जो ब्रांच है इसमें भी मैं क्या करूंगा I5 डिनोट कर लूंगा, इसमें मैंने I5 करंट मान ली। तो आने वाली करंट कौन कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ आने वाली करंट है I1 बराबर नोड से जाने वाली करंट है हमारे पास एक तो हो जाएगी हमारे पास I3 हो जाएगी, ये हमारे पास I3 थी, प्लस यहाँ पे I5 हमारे पास जाने वाली करंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 15 माइनस V1 अपॉन 1, ये हमारे पास I1 की वैल्यू होगी I3 कितना हो जाएगा हमारे पास V1 अपॉन 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा, प्लस I5 कितना कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन कितना हो जाएगा 0.5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे I5 हो जाएगा। अब नॉर्मल कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर के सोल्व करना है और एक इक्वेशन बनानी है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास इसका 0.5 एलसीएम आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन में सोल्व करता हूँ, आप डायग्राम कॉपी में बना लीजिए और सोल्व जो करंट मैंने नोटेशन लिखा है आप उनको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको आगे और सोल्व करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा इसका 0.5 आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 V1 प्लस V1 माइनस V2
और इक्वल में हमारे पास इधर क्या था, इधर हमारे पास चल ही रहा था 15 माइनस V1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो इस टर्म को हम इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.5 माइनस का 0.5 V1, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 1.5 V1, क्योंकि V1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5 V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो जब हम V1 वाली टर्म को एक तरफ लेंगे और V2 को एक तरफ लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 7.5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो आप इसको इस फर्स्ट इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी इक्वेशन से V1 V2 की निकालने के लिए इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट का। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने जो पॉइंट बताया था यहाँ पे आपको, ये जो सेकंड पॉइंट था इसमें करंट का नोटेशन भी आपने नोट कर रखा होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें आप केसीएल लगाएंगे। तो इसमें जो मैंने पहले नोटेशन दिया था यहाँ पे कौन सी करंट थी, I5 थी, और इसमें कौन सी करंट थी, यहाँ पे हमारे पास ये थी I4 थी, और यहाँ से करंट थी हमारे पास I2 थी। तो इस पे केसीएल लगाएंगे, यानी कि नोड आने वाली करंट कौन कौन सी है, तो एक तो है हमारे पास I2, और I2 जो करंट आ रही है तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20 माइनस का V2 अपॉन में 1, प्लस इस पे जो आने वाली करंट है ये कितनी है हमारे पास I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन ये हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी V2 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 0.5 का एलसीएम लेंगे, वही पुराना प्रोसेस करना है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो मैंने एलसीएम ले लिया 0.5, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व और आगे सोल्व करेंगे 10 माइनस 0.5 V2 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 अपॉन 2, ये हमारे पास रहेगा। अब इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, 0.5 को लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 20 माइनस 3V2 प्लस 2V1 माइनस 0.5 V2। अब हम क्या करेंगे, इसमें V1 और V2 की टर्म को एक तरफ ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2V1 प्लस 3.5V2 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों से क्या करेंगे, हम यहाँ से V1 V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 7.5, और फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है, और सेकेंड इक्वेशन आई है 2 माइनस का 2V1 प्लस 3.5V2 इज इक्वल टू ये कितने आए हमारे पास 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस V1 कैंसिल आउट हो गया, V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3.5, V1 में से V2 गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 V2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27.5। तो V2 निकालेंगे तो जब हम भाग देंगे 27.5 में 2.5 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा, यानी कि 11 वोल्ट हमको V2 की वैल्यू मिल गई। जब V2 हमारे पास 11 आ गया तो हमको V1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2V1 माइनस V2 कितना आया 11 इज इक्वल टू 7.5। तो यहाँ से 2V1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11 और 7 कितना हो जाएगा 18.5 हो जाएगा, और इसमें जब V1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे, 18.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.25 आ जाएगा, यानी कि V1 की वैल्यू भी आएगी V2 की भी आएगी। अब I1 निकाल लेंगे, हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा V1 की वैल्यू अब आपको पता पड़ चुकी होगा कि V1 जो हमने निकाला है वो तो कितना आया है 9.25 आया है, और V2 जो आया है हमारे पास ये कितना आया है हमारे पास 11 वोल्ट आया है। इसी के करस्पॉन्डिंग अब हमको V1 V2 पता है तो I1 I2 निकाल लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अब बात करता हूँ मैं, जो V1 मैंने माना था, तो V1 मैंने क्या माना था, अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है हमको, जो 15 वोल्ट का जो सोर्स है इसके द्वारा कितनी करंट डिलीवर की जाएगी वो निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं करंट I1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो V यहाँ पे क्या था हमारे पास 15 माइनस ये I1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 15 माइनस का जो V1 माना था हमने इस वाले नोड पे, जो V1 नोड वाला नोड था इस पे वोल्टेज कितना है 9.25 है, अपॉन में रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 ओम का है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 में से 9.25 गया तो ये बच जाएगा 5.75। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जो I2 मैंने माना था तो उस I2 की वैल्यू अब मेरे को निकालनी है। तो I2 कितना हो जाएगा मेरे पास 20 माइनस 11 बटा 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 9 एम्पियर, और ये 5.5 एम्पियर। तो आप देख सकते हो V1 भी पता है, I1 भी पता है, V2 भी पता है, I2 भी पता है। अब सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाना है हमको। यहाँ पे मैं यहीं पे आपको करके बता देता हूँ कि जो इस फर्स्ट केस के अंदर जो पावर आएगी वो कितनी वोल्टेज इंटू करंट, तो 9.25 इंटू
सॉरी, हाँ सबसे पहले हमने वोल्टेज लिखा, अब फिर करंट लिखेंगे तो 5.75। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 86.25 हमारे पास यहाँ से P1 निकल के आ जाएगी। और इसी प्रकार अगर मैं P2 की बात करता हूँ तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 इंटू आई टू। V2 कितना है हमारा 11 इंटू आई टू कितना है 9। तो 11 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ये कितना था हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो पावर आएगी ये यहाँ पे हमने गलत कैलकुलेट किया है। पावर जो आएगी यहाँ पे 15 वोल्ट का सोर्स हमारा डिलीवर करेगा। तो ये जो 15 वोल्ट है, हमको वोल्टेज ये लेना है, 15 लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट केस होगा इसमें, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज यहाँ पे 9.25 के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, बस इतनी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर आएगी तो ये कितना हो जाएगा, 86.25 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो P2 निकालेंगे तो V2 थी वो कितना, 20 वोल्ट का सोर्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू जो करंट हमारी कितनी थी 9 थी, तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब दोनों पावर को जोड़ देंगे, टोटल पी जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, टोटल पी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 86.25 प्लस 180। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 266.25 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल पावर जो आएगी वो आएगी 266.25। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेट करके बताया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक लीजिए और दोबारा से देखिए मैंने क्या बोला है और क्या यहाँ पे आपको लिखना है। आप जब तक इस क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा देखने से। आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखते जाइए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अब बाकी के जितने 125 में से हमने यहाँ पे 63 क्वेश्चन तो यहाँ पे इस वीडियो में सोल्व कर लिया। अब बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर सोल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।